गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ क्लास 12 के लिए इंडिफिनिट इंटीग्रल, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके किसी फंक्शन को किस प्रकार से इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग कुछ यही सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 15 था, तो आज उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट। तो आज एक्सरसाइज 15 है, तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 53 से। इंटीग्रल के रूप में हमारे पास है 1/x² x + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो रिपीटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये है x² + 1, x² + 1, एक क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्वाड्रेटिक, ये रिपीटिंग फंक्शन है, ओके। अच्छा, इसको तोड़ फोड़ कर दूं तो डेनोमिनेटर का x का हायर पावर कितना मिलेगा, 4। इसका मतलब डेनोमिनेटर का डिग्री है 4। न्यूमरेटर में x का हायर पावर 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर का डिग्री चल रहा है 0। तो डेनोमिनेटर का डिग्री चाहता है, इसका मतलब ये रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और साथ में हमारा डेनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में भी है, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो पुट करेंगे दिस। अच्छा, ये रिपीटिंग फंक्शन है, तो कैसे सेट करेंगे इसमें, a/x + 1 का पावर यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ 2 है तो 2 तक हमको जाना होगा, तो x + 1 का पावर 2। रिपीटिंग फंक्शन में से ही होता है। अगर यहाँ 3 होता तो एक बार फिर यहाँ पर जाते c/x + 1 का पावर 3। तो रिपीटिंग फंक्शन में क्या ध्यान रखना है कि जितना पावर है क्रम वाइज यहाँ बढ़ना है, एक बार 1, एक बार 2, 3 एंड सो ऑन। ऊपर को ये कांस्टेंट हम लोग लेते चले जाते हैं। और ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को कैसे करेंगे, cx + d। यहाँ पर 2 कांस्टेंट लेना है, जो भी नाम तुमको अच्छा लगे दे सकते हो, लेकिन इसी अंदाज में cx + d बाई जो भी ये हमारा एक क्वाड्रेटिक है, इसको यहाँ पर हम रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कांस्टेंट, 4 ABCD के रूप में। अच्छा, यहाँ पर हम शॉर्टकट से अगर x के जगह पर -1 रखें तो a का भी डेनोमिनेटर 0 हो रहा है, b का भी डेनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो शॉर्टकट से सिर्फ हम b का वैल्यू निकाल सकते थे, जिसका पावर ज़्यादा है उसका वैल्यू निकल जाता। तो x का वैल्यू यहाँ पर -1 रखेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक भी वैल्यू अगर हमको मिल जाता है तो आगे चलकर जो इक्वेशन हमको प्राप्त होंगे उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। फिलहाल अभी हम लॉन्ग कट से ही तुमको एक बार दिखा देते हैं, लेकिन समझ लेना शॉर्टकट जब जहाँ ज़रूरत हो इसको हम लोग यूज़ में लाते भी हैं। इसका एलसीएम सही है, इनका एलसीएम कुछ एक कैंसिल, एक कट गया, एक बच गया, तो ax + 1 यहाँ रह गया x² + 1। एक कैंसिल, एक बच गया था, ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो b का मल्टीप्लाई इससे होगा, ओके। ये पूरा कैंसिल हो गया तो cx + d मल्टीप्लाई होगा इनसे, x + 1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 1। इसको सबको तोड़ फोड़ देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर। तो एक काम मेरे को डेटा मिल जाए तो हम जल्दी से कर दें यहाँ पर। तो तुम अगर ऐसा कर लोगे तो ये आ जाएगा a + c का होल x³। फिर समझो, इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर x² कॉमन लेना, x कॉमन लेना, फिर x² कॉमन लेना, फिर x कॉमन लेना। तो इसको सेलेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा आता है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं समय को बचाते हुए। यहाँ आ जाएगा a + b + 2c x², ये सब कॉमन लेने के बाद आएगा प्लस a + c + 2d x प्लस
ए प्लस बी प्लस डी। समझ में आ रहा क्या करना है ना, सबको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर एक बार एक्स की कॉमन, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन, फिर एक्स कॉमन, फिर जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर देना। कंपेयर करो, यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट है ए प्लस सी, यहाँ हो गया 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, इधर से 0 है, ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ का एक्स कोफिशिएंट है, वहाँ का एक्स कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का टर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में एक्स कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस 2d, ये भी 0 हो जाएगा। और वहाँ का कांस्टेंट ए प्लस डी राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 1। और इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है तुमको। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बड़ा स्पष्ट है, अननोन 4 है और इनको सॉल्व करने के लिए हमको मिनिमम 4 इक्वेशन की आवश्यकता थी, और 4 इक्वेशन हमारे पास है, तो बड़े आराम से इनको सॉल्व करके चारों कांस्टेंट एबीसीडी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे सब सॉल्व किए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा ए इज इक्वस टू हाफ, ओके, बी इज इक्वस टू, ये आपको करना होगा। और ये तो समझ रहे हो कि यहाँ पर सॉल्व करने में समय यहाँ लगना है, कुछ ना कुछ समय यहाँ पर देना पड़ेगा, और डी का वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है 0। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको घर पे बैठकर है, और ये एबीसीडी का वैल्यू निकाल लेना है। इसमें जैसा हम कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करने में तुमको टाइम देना पड़ेगा, तो क्या कुछ ऐसा उपाय नहीं था क्या कि इसमें कुछ थोड़ा सा भी समय बचा सकते थे? तो हम यहाँ पर बचा सकते थे। कैसे? देखो कैसे समय बता दें। यहाँ से हम शॉर्टकट से b का वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, हम तुमको दिखा दें, पुट x इज इक्वल टू -1, तो किसका वैल्यू निकलता? a का भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, b का भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जिसका पावर ज़्यादा है उसका वैल्यू आना है, क्योंकि जब b का वैल्यू निकलना है तो b के डिनोमिनेटर यहाँ पर मैच करेगा, उसको ढकना होता है। क्लियर है? ढक दी, रख दो x के जगह पर -1, तो ऊपर से 1 -1 का होल स्क्वायर 1, 1 + 1 2, b का वैल्यू हाफ, जैसा तुम यहाँ भी देख रहे हो b का वैल्यू हाफ यहाँ भी आ गया, तो शॉर्टकट से एक वैल्यू निकल गया। अब एक भी वैल्यू अगर यहाँ पर हमको पहले से पता हो तो तुम समझ रहे हो कि इसको सॉल्व करना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर एक काम नहीं किए थे तो भी ये मेरा सॉल्व तो हो ही जा रहा था, लेकिन थोड़ा समय लग सकता था। लेकिन अगर एक भी वैल्यू अगर हम शॉर्टकट से अगर हमको मिल जाते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है ना? एनीवे, तो एक शॉर्टकट में ये थोड़ा सा हम समय यहाँ पर बचा सकते थे। अब इसके बाद ये जो भी ABCD का वैल्यू आए हैं उठा के यहाँ रख लेंगे। सो a इज इक्वस टू हाफ, b इज इक्वस टू ए भी हाफ, c इज इक्वस टू -हाफ, और d इज इक्वस टू 0। 0 है तो समझ रहे हो, 0 है तो ये गेम से बाहर हो गया। क्लियर हो गया जी। अब तो आसान है, जो समय लगने थे इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस ये बहुत बढ़िया, ये प्लस माइनस बीच में माइनस से हो जाता है जी। dx, अब क्या इंटीग्रेशन सब पर बटना चाहिए और ये सब कांस्टेंट टर्म इसको जो है पीछे करते चलेंगे। ओके, तो ये हाफ कांस्टेंट टर्म है x + 1 प्लस हाफ कांस्टेंट टर्म, ये पावर 2 है तो ऊपर चला गया तो पावर -2 हो गया। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। माइनस हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे, तो ये हो गया x² + 1। सबका इंटीग्रेशन हमने पार्ट दी, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम पीछे भी करते चले। अब इसमें 1/x का log x, x कोफिशिएंट 1 है, अलग से डिवाइड भी नहीं करना पड़ा जी हमको। अब एक्शन पे टूटना है, तो एक्शन में क्या होता है, जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है, -1,
जुड़कर जो मिला उतने से डिवाइड करना है, माइनस xn जो पावर है उसमें 1 जोड़ना है, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो -1 ऐड होकर जितना आया उतने से यहाँ पर डिवाइड करना होता है माइनस। यहाँ से अगर हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो इस सब्स्टिट्यूशन पे आसानी से चला जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा तुमको समझाएं, यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हैं तो ये हो गया 2x x² + 1। क्या हुआ, एक 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड है, कैंसिल हो जाएगा, फिर वहीं आ जाओगे। अब तुम इस पोर्शन के लिए अगर z बोल दो, आराम समझो, अगर तुम इसको z बोलते हो तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 1 का 0 हो गया, तो बड़ा स्पष्ट है जी, इतना पोर्शन हो जाएगा dz/z log z। क्लियर हो रहा है? तो जरा समझें, हम इतने पोर्शन के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है x² + 1 को z बोला, ओके, इसको z बोले डिनोमिनेटर को, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, dx अपने से, z का dz, ये अपने से वाला समझ में आता है कहानी ना। एक्चुअली यहाँ dz/dx होता है तो वही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, तो समझ लो 2x dx, क्या बोल रहे हैं, 2x dx dz, ये हो गया dz/z, लॉग सेट हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा हम लाइन बढ़ा ही देते हैं। अच्छा, ये प्लस माइनस बीच में माइनस हो गया, हाफ प्लस माइनस बीच में माइनस कर दिए, और ये पुनः इसको नीचे ले आएंगे तो जो पावर नेगेटिव में है वो जो है पॉजिटिव में हो जाएगा, -1/4, ये हो गया dz/z। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log z। क्लियर? और z का वैल्यू यहाँ पर रख देना होगा, x² + 1 + c, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मिटा दिया जाए इसको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। पार्शियल फ्रैक्शन, आसान लग रहा है अब तो। ये रहा हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन 44, तो बिल्कुल सिमिलर है, थोड़े से केवल हिंट कर दूं, इंटीग्रल है सिमिलर बिल्कुल 43 की तरह। 2x + 1 ये आप बनाएंगे, x² + 4, नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक। क्लियर है? तो इसको कैसे पुट करोगे, नॉन रिपीटिंग है, a/2x + 1 प्लस, अच्छा एक क्वाड्रेटिक है तो इसको कैसे सेट करना होगा, bx + c, बस। क्लियर? नॉन रिपीटिंग a/this, एक क्वाड्रेटिक था तो इसको bx + c/this, abc का वैल्यू निकालना है। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन बनेंगे abc के टर्म में, तीनों को सॉल्व करोगे तो abc का वैल्यू आ जाएगा। शॉर्टकट से यहाँ पर a का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, यहाँ x के जगह पर -½ रखोगे तो a का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो शॉर्टकट से a का वैल्यू निकल जाएगा। तो बाकी 3 इक्वेशन तुमको वैसे भी मिल रहे हैं, तो वहाँ से a का भी वैल्यू तुम्हारा निकल गया, तो उसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको तुम घर पे बैठ के अपने से ट्राई करोगे, बनेगा। अब हम आते हैं 45 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 45, x² + 2, और ये है x² + 4। हालांकि ये प्रॉब्लम 2 तरीके से बन सकता है, जो सबसे आसान है उससे पहले हम बताते हैं। तो लेट पुट दिस इज इक्वल्स टू अच्छा, यहाँ पर ना ध्यान देना, यहाँ पर हम मानने जा रहे हैं x² को y, तो ये हो गया y + 2
मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 4। समझो हमने क्या करा, हमने यहाँ लेट कर लिया है क्या, एक्स स्क्वायर को हमने वाई मान लिया है। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा तो वाई की जगह पर पुनः वैल्यू एक्स स्क्वायर को रिटर्न कर देंगे। हमने क्या करा अभी, एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पर वाई बोला हुआ। एक टेक्निक तब लगाना जब ये रखने पर एक्स यहाँ पर फिर नज़र नहीं आना चाहिए, सभी एक्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक था, ये भी क्वाड्रेटिक था, तो अब ये बन के नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग में सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। चाहे तो हम इसके जगह पर ऐसे भी सेट कर सकते थे, ये क्वाड्रेटिक है ना, तो एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये भी क्वाड्रेटिक है, तो सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे भी करके बना सकते थे। तो यहाँ 4 इक्वेशन बनेंगे और 4 इक्वेशन को सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आंसर मैच होगा। तो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई अगर हमने रख दी तो ये जो है क्वाड्रेटिक बन गया नॉन रिपीटिंग। और जैसा हम जान रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन करना जो है बड़ा आसान होता है जी। तो अगर ऐसा मौका मिलता है कभी बेनिफिट अगर उसको उठा सकते हैं तो ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं। तो नॉन रिपीटिंग है तो a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर। अब लगा दो शॉर्टकट, इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन शॉर्टकट लगाओ। a का वैल्यू चाहिए तो इसको 0 करना होगा, तो यानी पुट करना होगा क्या, y इज इक्वल टू -2। वाई के जगह पर -2 पुट करते हो तो a का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू आने वाला है। अब a का वैल्यू आने वाला है तो a का जो डिनोमिनेटर है यहाँ तुमको मैच करेगा, रख दो। जो हिस्सा बच गया y की जगह पर -2 4 -2 2 a इज इक्वल टू हाफ। बड़ा आसान हो जाता है जी। अब यदि b का वैल्यू चाहिए तो b का डिनोमिनेटर 0 करना होगा। b का डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब यहाँ पर y इज इक्वल टू -4 पुट कर देते हो, तो रख दिया -4। अब b का वैल्यू चाहिए तो b का जो डिनोमिनेटर है यहाँ मैच करेगा, उसको यहाँ से ढक दो, बाकी जगह रख दो। -4 प्लस 2 यानी ये हो जाता है -12। क्लियर, इसलिए दिस नॉन रिपीटिंग केस जब आ जाता है ना तो मज़े आ जाते हैं, सॉल्व करना आसान। a हाफ अपन y प्लस 2, b -12 अपॉन y प्लस 4। अब मेरा काम हो चुका है। अब पुनः जो है y की जगह पर एक्स स्क्वायर हम रिटर्न कर देते हैं। क्लियर, तो ये y ये 4 जगह रख देना है एक्स स्क्वायर। चलिए ये भी बढ़िया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस बीच में माइनस हो गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाए ये सब काम कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आई इज इक्वल टू दिस, ये बहुत बढ़िया टेक्निक, -12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx बढ़ेगा इंटीग्रल, हाफ ए कॉन्स्टेंट और पीछे dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस हाफ कॉन्स्टेंट और पीछे dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है, बढ़ेगा इंटीग्रल, कॉन्स्टेंट और पीछे। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, तो √2 का होल स्क्वायर, और इस 4 को लिख दिया हमने 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान रखना, स्पेशल रूल वाला एक फॉर्मूला क्या कहता था, 1/a tan इनवर्स x/a, याद है स्पेशल रूल वाला एक फॉर्मूला। तो हाफ तो मेरा पहले से आ रहा था, कह रहा है 1/a a के रूप में √2 tan इनवर्स x/a माइनस हाफ मेरा पहले से आ रहा है, यहाँ भी फार्मूला यूज़ करो, 1/a a के रूप में 2 यहाँ पर tan इनवर्स x/a। ठीक है, थोड़ा एक लाइन और बढ़ाएं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 1/2 √2 tan इनवर्स x/√2, ये हो गया मिलकर -1/4
tan इनवर्स x/2 प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ये हमारे आंसर हो जाते हैं। हमने क्या करा, पहले एक्स स्क्वायर के वो वाई बोला तो ये नॉन रिपीटिंग का केस बन गया, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग में कन्वर्ट हो गया तो हमारा काम आसान हो गया। अदरवाइज हम इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट पे भी सेट कर सकते थे, तो वहाँ पर 4 कांस्टेंट मिलता है ABCD के टर्म में। फिर आगे बढ़ते तो ABCD के टर्म में 4 इक्वेशन मिलते हैं, उनको सॉल्व करते तब जाकर कहीं ABCD का वैल्यू निकलता, लेकिन यहाँ से काम तुम्हारा बहुत सरल हो जाता है ऐसी, तो हम इसी टेक्निक को क्यों ना अपनाएं। क्लियर, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अभी हम लोग बना रहे थे 45 क्वेश्चन था, सॉरी ये जो बना 45 था ना। अच्छा 46 पे आते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बुक में ऐसे दिया हुआ है, बुक में क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक। लेकिन अगर बुक का आंसर मैच करना है तो यहाँ पर +1 भी करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन ज़रा पहले सुधारना होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं सुधारोगे तो फिर बुक का आंसर नहीं मिलेगा, फिर जो आंसर आएगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। लेकिन यदि तुमको यहाँ पर बुक का क्वेश्चन मिलाना है तो क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा, यहाँ +1 ऐड कर लो, तब जाकर कहीं बुक का आंसर मैच करेगा। अच्छा न्यूमरेटर का डिग्री 2, डिनोमिनेटर का डिग्री 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x हायर पावर 4 मिलेगा, तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा रेशनल फंक्शन जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह पर y रख दें, x हट जा रहा है, साथ में y रखने से ये जो क्वाड्रेटिक का केस था ये नॉन रिपीटिंग का केस बन जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा ऐसा करने में जी। पुट करा दिस इज इक्वल्स टू, अभी जो टेक्निक लगाए थे वही, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर पहले y मान लेना है, y + 4 y + 5, मतलब लेट करा हमने क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, काम हो जाएगा। तो y के जगह पर पुनः वैल्यू एक्स स्क्वायर हम रिटर्न कर देंगे, समझ रहे हो ना। ये टेक्निक तब लगानी है जब एक्स स्क्वायर की जगह पर y रख दो तो यहाँ पर फिर x दिखना नहीं चाहिए, पहली चीज़। और बेनिफिट क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक का केस था ये नॉन रिपीटिंग का केस बन जाता है, ये एक हमें फ़ायदा पहुँचाता है। तो a/, फर्स्ट फैक्टर प्लस b/, सेकेंड फैक्टर। अब तो समझ में आ रहा है कि नॉन रिपीटिंग में, क्वाड्रेटिक में, रिपीटिंग में कैसे सेट करना है। चाहो तो एलसीएम लेके इक्वेशन a और b के टर्म में बनाकर भी a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग का केस हो तो इस कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। रीज पहले तो a का वैल्यू चाहिए, तो a का डिनोमिनेटर को 0 करना होगा, तो यहाँ y के जगह पर -4 रखोगे तो a का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू -4, तो a का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो किसका वैल्यू निकलेगा, a का। तो a का जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पर ढक लेना है, जगह बाकी जगह बच गए तो -4 + 1 -3 -4 रखना है, तो यहाँ से हो गया 1, यानी a इज इक्वल्स टू -3। क्लियर है। अब उसी प्रकार से मान लो मेरे को b का वैल्यू चाहिए, तो b का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, तो उसके लिए y की जगह पर -5 रखना होगा। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू -5, तो निकलना है b का वैल्यू, b का जो डिनोमिनेटर है वहाँ यहाँ पर ढक देना है, बाकी जगह -5 + 1 -4 -5 + 1 -1 मर गया, ये हो गया 4। क्लियर। इसलिए दिस a -3 b 4। क्लियर है। अब y के जगह पर एक्स स्क्वायर रिटर्न कर दो जी, जहाँ जहाँ y है, समझ में आ रहा बात, एक्स स्क्वायर यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर + 4 एक्स स्क्वायर + 5 ये 5 सॉरी यही 25 है, यही सब गलती हो जाता है। अब तो लग रहा है ये भी गलती हुआ, फिर 25 है ना, 25 वो सारा, अब तो यार गड़बड़ हो गया। अब देखो समझ लो एक्स स्क्वायर की जगह पर y रखना था, ये 25 रह जाएगा, a/, फर्स्ट फैक्टर प्लस b/, सेकेंड फैक्टर। अब सारा चीज़ गड़बड़, एक बार फिर से वैल्यू चेक करो,
y इज इक्वल टू -4, तो ए का वैल्यू निकला -4 रखना है, इस पर ढकेंगे -4 + 1 -3, ये रखना है -4 -4, ये हो गया 21 -4 21, ये हो गया -1/7, सब गड़बड़। अब यहाँ पर b का वैल्यू रखना है, निकालना है, तो यहाँ पर y के जगह पर -25 रखना होगा। ये सब कॉन्सेंट्रेशन के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने होते हैं जी। y के जगह पर -25 रखोगे तो b का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसको यहाँ पर ढकना होगा, -25 +1, तो हो गया -24, ओहो, -25 + 4, तो हो जाएगा -21, माइनस कैंसिल, 3 से कटेगा, 3 8 जा, 3 7 जा। अब सही, ए के जगह पर -1/7, बी के जगह पर 8/7, ओके, अब सही। अब क्या करा, y के जगह पर हमने जो है x² यहाँ पर हमने रिटर्न करना है जी। चलिए, y जहाँ जहाँ है x², y जहाँ जहाँ है x², ओके। अब क्या, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कैसे इंटरेस्टिंग, ज़रा समझो कि क्वाड्रेटिक को हमने कैसे जो है नॉन रिपीटिंग में हमने यहाँ पर बदल ली और काम हमने आसान कर दी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। दिस ओके, x² + 4 8/7 dx बढ़ेगा इंटीग्रल, और कांस्टेंट टर्म ये है, इसको इंटीग्रेशन के पीछे भी लेते चले जाएंगे हम लोग, तो -1/7 x² + 4 मतलब 2 का होल स्क्वायर, 8/7 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, ये हो गया x² + 25 को लिख दे 5 का होल स्क्वायर। अब नियत तो समझ में आ जाता है कि हमको कौन से फार्मूले लगाने हैं। ये तो मेरा पहले से आ रहा, क्या कहता है 1/a, a के रूप में 2 tan इनवर्स x/a यानी x/2, ये मेरा पहले से आ रहा है। फिर यहाँ भी वही फार्मूले 1/a, a के रूप में यहाँ पर मेरा 5 चल रहा है, tan इनवर्स x/a x/5, ये हो गया -1/14, मल्टीप्लाई हो जाना है, ओके, x/2 + 8/35 tan इनवर्स x/5 + c, ये हम लोग का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग बना रहे थे, क्लियर है। हालांकि चाहते तो हम इसे ऐसे भी बना सकते थे, दिस इज इक्वल टू, हर तरीका हम तुमको समझा दें, आप घर पे बैठकर इसको भी आजमाएं। हम जैसे इसको नॉन रिपीटिंग बना दिए, हम इसको क्वाड्रेटिक भी बना के सॉल्व कर लें, तो क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक है तो इसको लिखते x + b/x² + 4 प्लस, ये भी क्वाड्रेटिक है तो इसको लिखते cx + d/x² + 25। जाते हैं एलसीएम में, और यहाँ से हम 4 इक्वेशन बनता है ABCD के टर्म में, और उसको सॉल्व करते, ABCD का वैल्यू निकलता, उठा के यहाँ पर रखते, फिर इसको इंटीग्रेट करते, पहुँचते यहीं पर ही। लेकिन थोड़ा सा 4 इक्वेशन जो बनते उनको सॉल्व करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलात होने लगते, तो टेक्निक था कि हमने यहाँ पर x² के जगह पर जैसे हमने y रखा, हमारा क्वाड्रेटिक जो है नॉन रिपीटिंग बन गया और हमारा काम आसान हो जाता है। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन हमको आना तो हर तरीके से ही चाहिए। ओके, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। धीमे धीमे हम लोग इस चैप्टर को लास्ट करते हुए यहाँ ex - 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होल स्क्वायर, पहले सब्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर पुट करा ex - 1 को z, इसको z डिफ्रेंशिएट करना है, ex का डिफ्रेंशिएशन ex 1 का 0, यहाँ dz/dx क्रॉस हो जाता है, इसलिए ex dx क्या हो गया dz। क्वेश्चन पे लौटो, क्वेश्चन पे लौटे। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा और 1 मिनट, ठीक है। ex dx, अच्छा यहाँ से dx क्या होता, dx इज इक्वल टू
तो इसको जाना होता है डेनोमिनेटर में। एग्री करते हो? अच्छा एक बात और, यहाँ से EX का वैल्यू निकालोगे तो यह जा रहा है Z+1। क्लियर है? EX ये हो गया Z+1। अब क्वेश्चन पे आओ, DX क्लियर है? तो dZ/Z+1 बाई, समझ में आ रहा है? DX के जगह पर ये वैल्यू आ गया, इसको बोले हो Z, तो ये हो गया बाय Z²। थोड़ा और सजा दूँ, तो ये हो जाता है 1/Z² Z+1 dZ। चलिए, पावर 2 है, एक से ज़्यादा, इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग फंक्शन है और ये तुम्हारा नॉन रिपीटिंग फंक्शन है। चलिए तो इधर से मिटाते हैं और हम नोट कर लेते हैं कि हमने EX-1 को Z बोला है क्योंकि लास्ट में हमको Z का वैल्यू रिटर्न करना होगा, तो इसको इधर से हमने हटा दिया। अब हमारा क्वेश्चन यही रह गया है, अब हमारा क्वेश्चन यही है, I इज इक्वस टू, तो पुट दिस इज इक्वस टू रिपीटिंग A/Z का पावर 1 2 है तो 2 तक जाना होगा, B/Z का पावर 2, अगर यहाँ 3 होता प्लस C/Z का पावर 3, ऐसे जाना होता जी। नॉन रिपीटिंग है तो ये सिंपल C/Z+1। एक तो है एलसीएम लिए और ABC के टर्म में तुमको 3 इक्वेशन बनेगा और उनको सॉल्व करें, ABC का वैल्यू निकालें। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना शॉर्टकट किस दिन के लिए बनाया, उसी को यूज़ करते हैं यहाँ पर। अच्छा, Z की जगह पर अगर हम 0 पुट कर लें तो A का भी डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, B का भी डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। सवाल है कि Z के जगह पर 0 रखें तो A का वैल्यू निकलेगा कि B का वैल्यू निकलेगा। तो हमने बताया कि जिसका पावर ज़्यादा है उसके ऊपर वाला कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा, B का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा? B का। अब B का वैल्यू निकालना है तो B का जो डिनोमिनेटर है वो मैच करेगा यहाँ पर, उसको ढक लो, बाकी जगह रख लो। Z का जगह पर 0+1 1, यानी B इज इक्वस टू आ गया 1। ठीक, B का वैल्यू आ गया मेरा। अब Z के जगह पर -1 पुट करोगे तो C का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, पुट करा Z इज इक्वस टू -1, तो किसका वैल्यू आएगा? C का। ठीक, C का वैल्यू आना है तो C का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर मैच करेगा, उसको ढक लो, बाकी जगह रख लो। -1 का होल स्क्वायर 1, तो C इज इक्वस टू 1। तो B भी निकल गया, C भी निकल गया। अब रहा भाई A का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग ट्रम्प कार्ड यूज़ करते हैं। ट्रम्प कार्ड मतलब क्या कि सभी कांस्टेंट का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, सिर्फ एक कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए रह गया, तब ट्रम्प कार्ड यूज़ करते हैं। वो ट्रम्प कार्ड क्या कहता है? ठीक है, यहाँ वेरिएबल Z है, वो ट्रम्प कार्ड कहता है कि Z के जगह पर ऐसा कुछ पुट करो ऑन बोथ साइड जो पहले से नहीं पुट हुआ हो। जो पहले से पुट हुआ हो वो नहीं पुट करना है, उसको छोड़कर कुछ भी पुट कर लो। तो हम Z के जगह पर कोई भारी भरकम डिजिट मत रखना, जिससे कि इसको भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आने लगे, तो कोई हम 1 रख देते हैं। हम Z के जगह पर -1 पुट किए हैं, 1 नहीं पुट किए हैं। जो पुट किए हो उसको छोड़कर कुछ भी रख लेना, लेकिन हल्का अंक रखना, जिससे कि यहाँ सॉल्व करना आसान हो जाए। तो ठीक है, जहाँ जहाँ Z हम रख दिए 1, Z का 1 का होल स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो यहाँ से सिर्फ क्या मिला तुमको? 1/2। A का वैल्यू निकालना है, Z मतलब 1, B का वैल्यू आ चुका है 1, Z 1 तो 1 का होल स्क्वायर प्लस C का वैल्यू मेरा निकल चुका है 1। ये देख लो, Z के जगह पर 1 + 1 2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? A + 1 + हाफ, 1 का होल स्क्वायर 1, A 1 + हाफ 3/2, तो हो गया A + 3/2। इसलिए A इज इक्वस टू क्या होगा? A इज इक्वस टू 3/2, इधर आना है तो ये हो गया हाफ, ये 3/2 उधर चला जाएगा तो हो गया -3/2, तो हो गया -1/2। ठीक है, सही है। 1 - 3 चेक करते हैं इसको,
ए इज इक्वल टू कितना आना है, एलसीएम 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, फिर देखो 2 1 माइनस 3, ऊपर से माइनस टू बाई 2 तो -1 आ गया। सो तीनों वैल्यू आ गए। ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 1 रख देना है, ठीक है, सी इज इक्वल टू 1 रख दिया। अब इसके बाद आओ इंटीग्रल पे, अब यही क्वेश्चन था, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, दिस यही क्वेश्चन था, आ जाएगा ये। सेट बढ़ेगा इंटीग्रल, कांस्टेंट टर्म में -1 यहाँ पर पीछे ले लिया, 1/z का इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन निकालना है 1/z। अच्छा इसको ऊपर भेज दो तो z के पावर -2 हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? अब क्या, 1/z का log z, इसका हो जाएगा -1/z, एक्शन में तोड़ देना तो ये हो जाएगा -1/z, ये 1/z का हो गया log z, z कोएफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड नहीं करना होगा, और z की जगह पर वैल्यू को रिटर्न करना होगा। z किसको बोल रहे हो तुम, ex-1 को बोल रहे हो, तो z की जगह पर वैल्यू रिटर्न करो, ex-1, ओके, log जहाँ जहाँ z ex-1 यहाँ पर हमने रख दी। तो थोड़ा सा कंफर्म भी कर लेते हैं कि हम लोग का आंसर 46, क्योंकि क्वेश्चन में हमने सुधार किया हुआ है। कौन क्वेश्चन था जी, 47, सॉरी 47 में गड़बड़ हो रहा है क्या यार, माइनस लॉग 47 में माइनस लॉग, ये तो मैच हुआ, ये भी मैच हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ, वन बाई जेड, इसको z के रूप में देख रहे हैं तो 1/z का log z, ओहो समझो 1/z का यहाँ से सुधार करेंगे, समझो एक बार, -1/z का log z प्लस z का पावर -2 का हो गया -1/z, प्लस ये 1/z, इसको z के रूप में देखते हो तो हो जाएगा log z, और z का वैल्यू यहाँ रिटर्न z मतलब था यहाँ पर ex-1, z का वैल्यू था ex-1, a प्लस 1, ये हमारा कैंसिल, प्लस c तो होगा, तब एक लाइन और एज इट इज। अच्छा ये हो गया log e के पावर x, सिर्फ यही बचा, क्लियर। लॉग में पावर पीछे जाता है तो ये चला गया पीछे, देखते चलना, और ये हो गया log e का मान होता है 1, ये log e का मान होता है 1, तो सिर्फ यहाँ पर क्या रह गया x प्लस c, ओके, यहीं पर आंसर तुम्हारा छूट रहा था। तो बुक का आंसर मैच कर देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे लोग जो है कंफ्यूज कभी कभी होने लगते हैं। तो आज के लिए एक क्वेश्चन और, अगला जो क्वेश्चन है 48 और 49 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो एक बता दें तो एक तुमको बनाना होगा। 48 बनाते हैं, ए है x, ओके। अच्छा x5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x3, x5 का डिफरेंशियल 4x3, तो इसलिए हम x3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, x3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x4, x5 प्लस 1, समझो एक कट गया सिर्फ x ही रह जाएगा,
ये इसको कैंसिल करेगा तो सिर्फ x रह जाएगा। कैसे पता चला कि एक्स क्यू को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? तो x5 का डिफ्रेंसिएशन 4x3 x3, इसलिए हमने x3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, एक कट गया, x मेरा पहले से था, यहाँ x3 और मल्टीप्लाई करना था तो बन गया x4, कैंसिल होकर 1/x। क्लियर? अब पुट करेंगे हम x5 को z, सब्स्टिट्यूशन पे x5 को z, x5 का डिफरेंशिएशन 4x3 dx, अपने से z काट दी, z 4 को नीचे लटका दी। अब क्वेश्चन पे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, x3 dx dz by 4। क्लियर? x4 x3 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, एक बार चेक करो यार, x4 x3 x, ओहो सॉरी पता नहीं यार, सब गलत हो रहा है। x5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x4, सब गलत हो रहा है। तो इसका मतलब है x4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहाँ क्या बन जाएगा x5, समझो यार, सॉरी समझो, x5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x4, ठीक, z का dz बाई dx और dx क्रॉस हो गया। क्लियर? अब इसलिए 5 को यहाँ पर नीचे लटका दूँ, x4 dx, तो हो जाएगा dz बाई 5। इसका मतलब हमें चाहिए x4 ऊपर चाहिए x4, अभी तो है नहीं, इसलिए हमने x4 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। तो x4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ x4 और ये x4 मल्टीप्लाई होकर x5, एक कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1/x। अब क्वेश्चन सही, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल पेशेंस का ज़रूरत है, दिल और दिमाग एक जगह रखना होगा। पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बनाने लगते हैं, दिमाग तो यहाँ लगा रहे होते हैं और मालूम चला कि दिल कहीं और होगा, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है जी सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है कि हमने x4 को ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, क्योंकि x5 का यहाँ पर डिफरेंशिएशन 5x4 होनी है, 5 को हमने नीचे लटका दी, यानी ऊपर चाहिए हमको x4, यहाँ था नहीं, इसलिए हमने जो है x4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा। क्लियर है? ये कैंसिल होकर 1/x। समझ में आ रहा है कि हम x4 को मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किए। अब क्वेश्चन पे आप x4 dx dz बाई 5 dz बाई 5, अच्छा x5 मीन्स z प्लस 1, नॉन रिपीटिंग, यानी पुट करा जाए, हालांकि तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल कर तुम चाहो तो इसको स्पेशल रूल से भी बना सकते थे, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। आपके पास छूट है, आप इसको स्पेशल रूल से भी z स्क्वायर प्लस z कर उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के स्पेशल रूल वाले फॉर्मूले लगा के भी इसको तुम बना सकते थे। क्या होगा? नॉन रिपीटिंग a बाई जेड प्लस b बाई जेड प्लस 1। और नॉन रिपीटिंग वाले केस में तो जी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाता है जी। a का वैल्यू निकालना है तो a का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, तो हमको यहाँ पर z के जगह पर 0 पुट कर देते, a का वैल्यू निकल जाएगा। अब जब a का वैल्यू निकालना है तो a का जो डिनोमिनेटर उसको ढक लो, बाकी हिस्से में z के जगह पर 0 रख दो, 0 प्लस 1 1/1। अब हमें चाहिए b का वैल्यू, तो b का डिनोमिनेटर 0 करना होगा, तो यहाँ पर z के जगह पर -1 पुट कर दे तो b का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तब हमने पुट कर दिया z के जगह पर -1, b का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू निकालना है तो जो b का डिनोमिनेटर है उसको यहाँ से ढक देना होगा, बाकी जगह रख दो -1, ऊपर से 1, z के जगह पर -1, ये हो गया -1। इसलिए a के जगह पर जो आया 1, b के जगह पर आया -1। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। 1/5 यहाँ से आओ, दिस 1/z, z प्लस 1 की जगह पर ये हो गया 1/z प्लस माइनस, बीच में माइनस का तो अच्छा लगेगा, 1/z प्लस 1, और ये dz मस्त बना हुआ है अभी भी, 1/5, 1/z का इंटीग्रेशन log z, इसका हो गया log z प्लस 1,
ओके, प्लस सी, जेड कोफिशिएंट 1, यहाँ पर तुमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं था। अब बस इसको चाहो तो एक लाइन और, log m माइनस log n, तो log m बाई n, log m बाई n यानी z बाई जेड प्लस 1 प्लस सी। अब z का वैल्यू रिटर्न, z मतलब x5, z मतलब x5 प्लस 1 प्लस सी। आंसर 48 बन गया मेरा। ये क्वेश्चन यहीं पर छूट रहा है। अच्छा, अब थोड़ा बुक का आंसर थोड़ा हम लोग देखते हैं, बुक का आंसर क्या बोल रहा है। हो गया, क्योंकि कभी कभी क्लेम आने लगता है कि मेरा बुक का आंसर नहीं आ रहा। बुक का आंसर है 48 के लिए log x, जहाँ तक तुमको नज़र मिले एग्ज़ाम में, रास्ते में ही मौका पाकर आंसर बोल देना होता है। बुक का ये आंसर है, ज़रा देख लो। और हम लोग का आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। क्लियर है? अब तुम चाहो तो यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, तो देखो a1/5 इस वो m बाई n किए थे ना, हम करते ही नहीं, या कर ही दिए हैं तो log m माइनस log n, तो ये हो जाता log m माइनस log n। नज़रों का धोखा होता है, आंसर वही है जी। अब ये 5 पावर है, log के केस में पावर पीछे जाता है। अब इसको भेज दो, ये गया इस पर तो सिर्फ हो गया log x माइनस ये गया इस पर, तो 1/5 आ गया, वहीं पहुंच गया वहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, एग्ज़ाम में मौका पाकर रास्ते में ही सॉल्व, जहाँ तक तुमको समझ में आ रहा करके आंसर बोल देना होता है। इसलिए हम कभी कभी जो है बुक के आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्लेम होता है कि आंसर मैच नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो आंसर मैच हो रहा होता है जी। ठीक है, अगर हम बना रहे हैं और इसमें अगर कभी जोड़ घटाव में कभी हम ही ने गलती कर दे तो एक बात अलग, तब तो उस केस में आंसर नहीं मैच हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर सही है लेकिन बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा है, वास्तव में आंसर सेम ही है, वहाँ तक सॉल्व करोगे तो पहुँच जाओगे। और तो ये 49 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लाइन पे ला के केवल इसको छोड़ देते हैं। सिमिलर जिसको कहते हैं, ये देखो dx x, अच्छा x के पावर 6 को अगर हम z बोले मान लो, तो इसका डिफरेंस है 6x5, ओके, यानी x5 dx कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। तो ऊपर तो x5 है नहीं, तो हमने इसीलिए x5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। समझ में आ गई बात? x5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली, ये कैंसिल होकर 1/x ही आ जाएगा। अब क्या हुआ, x5 dx, x5 dx, x5 dx dz बाई 6, dz बाय 6, ओके, x के पावर 6 z प्लस 1, एकदम सिमिलर। अब यही तो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, ठीक। अभी जो हमने बनाया है, पुट दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा नॉन रिपीटिंग ये भी है, तो a बाई जेड प्लस b बाई जेड प्लस 1, z के जगह पर 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू -1, तो b का वैल्यू आ जाएगा, उठा के यहाँ पर वैल्यू को रख देना। a पीछे 1/z का log z, b कॉन्स्टेंट और पीछे 1/log z प्लस 1, फिर z का वैल्यू रिटर्न कर देना होगा। क्लियर है? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 49 तक तो क्लियर हो गया है। अब 49 से हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज वीडियो को यहीं पर रोक देंगे हम लोग। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मस्त मुस्कुराते रहो। बाय बाय।